विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अंग हुने छैन। ये देश संहिता में जा चुकी है, इसका 3 हिस्से में होनी चाहिए थी सभामुख महोदय। ये छोटी छोटी मछलियां को पकड़ के सुकटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी मछली को पकड़ा जाए, ये देश समृद्ध बन जाएगा। और बड़ी मछलियां ये काठमांडू के भीतर घूमती है, उसे पकड़ा जाए। मेरो ऑनलाइन टीवी, देश को मुहार। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय विषयहरूले कोरोनाको विषाणु संक्रमणबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने दिशातर्फ राम्रा कुराहरू ल्याएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने कुरा अत्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको विश्व परिवेशमा विभिन्न देशहरूबाट नेपालीहरू आफ्नो स्वदेश फर्कनको लागि आवाज उठाइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्। ती नेपालीहरू स्वदेशमा आउने अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देशका सामु उपस्थित हुनेछ। त्यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू र शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू ती अत्यन्त आवश्यक छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा उपयुक्त बजेट विन्यास गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक आज एकातिर हामी कोरोना संक्रमणको त्रासबाट कसरी जोगिने, कसरी देशलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउने भन्ने चुनौतीका सामु छौँ, तर अर्कोतर्फ हाम्रो भूभागमाथि भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ। हामीले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति हट्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ। नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर हालै त्यो क्षेत्रमा भारतबाट सडक निर्माण गरेको कुरा समेत आएको छ। यसबाट एकातर्फ हामीले अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वमै उत्पन्न कोरोना महामारीबाट जोगिनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस परिवेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र योभन्दा अगाडि नेपालको नक्सामा उल्लेख हुन नसकेका बिचमा, तर पहिले थियो, त्यो कुनै समयमा त्यहाँ उल्लेख भए तापनि बिचमा उल्लेख नभएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतलाई समावेश गरेर छिटोभन्दा छिटो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो भूभागभित्र, आफ्नो देशभित्र स्वाधीन नागरिकको रूपमा रहन सकेनौँ भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू, हामीले कल्पना गरेको समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरामा हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। विगतका राजनीतिक अस्थिर वातावरणहरूमा हामीले त्यो तितो भोगेका छौँ र तितो अनुभूत गरेका छौँ। त्यसबाट अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार रहेको अवस्थामा अब हामीले विगतका निरङ्कुश शासकहरूले थोपरेका इतिहासका अनेक कालखण्डमा हामीले बाध्यात्मक रूपमा नचाहँदै पनि सामना गर्नु परेका हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने कुराहरूलाई क्रमशः समाप्त गरेर अगाडि बढ्ने दृढता जुन व्यक्त गरिएको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मैले यसका कार्यक्रमहरू हेरेँ। ती कार्यक्रमहरूले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा देशका पिछडिएका क्षेत्रहरू, समुदायहरू र श्रमजीवी जनतामा केन्द्रित भएर जति जानुपर्ने हो त्यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबिम्बित गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन। र यो कुरालाई पूर्णता दिनको लागि बजेटमा हामीले त्यो देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। सँगसँगै हुन त यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन,
हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले। उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र त्यस्तै गरेर एउटा अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ देखेँ। मैले नेपालको कानुनको अध्ययन गर्दा त्यो कुन कानुन अन्तर्गत कसरी दुईटा देश संलग्न भएर हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ खोल्छौँ त्यो कुरा मैले कहीँ पनि पाइनँ। यस्ता अलिकति यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, यस्तो चुनौती भइरहेको बेलामा यस्ता अस्पष्ट कुराहरूलाई अगाडि सार्दा त्यसले देशमा र जनतामा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ। यी कुराहरू बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा स्पष्ट हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर आजका हाम्रा साझा चुनौतीहरूको सामना गर्ने र नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुराको आवश्यकता छ र तदनुकूल नै आउने बजेटमा यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रतिबिम्बित भएर आउनेछन् र यस्ता अलिकति दुविधायुक्त, अलिकति जनताले आलोचना गरेका विवादास्पद कुराहरू अगाडि बढ्ने छैनन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नीति कार्यक्रम पर हम लोग कुछ बहस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोविड-19 कोरोना से मृत्यु हुए संपूर्ण विश्व में और नेपाल के हमारे नेपाली साथी विश्व में रहने वाले और नेपाल में रहने वाले 2 व्यक्तियों का जो मृत्यु हुआ है उसे मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहती हूँ। ये नीति कार्यक्रम 23 पन्नों का दस्तावेज, मैं धन्यवाद देती हूँ राष्ट्रपति महोदया को कि उन्होंने 3 घंटे अपने बिना पानी खाए इसे पढ़कर सुनाई, उसे बहुत बहुत धन्यवाद है। और महिलाओं में ताकत उन्होंने ये साबित किया है। लेकिन आज का विश्व का चलन चलती 40 से 45 मिनट का भाषण सुनने के बाद लोग भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमें विचार करना चाहिए कि कोरोना के टाइम में 3 घंटा हमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और इस नीति कार्यक्रम में 23 पन्नों में मैंने कल की भाषण सुनी सत्ता पक्षों का, मुझे बड़ी आश्चर्य लगा कि हकीकत में वकालत पढ़ के और अच्छा कला जान लेने के बाद अपने क्लाइंट्स की बातों को अच्छा ढंग से साबित करके प्रमाणित करके दिखाना कला तो वकील में होता ही है। मैंने कल इस बातों से इसे प्रमाणित करने का मैंने सुनने का प्रयास किया। लेकिन सभामुख महोदय, आश्चर्य की बात है, कोरोना से मरी हुई महिलाएं, उसकी लाश उठाने तक की सरकार के पास हिम्मत नहीं थी। वहाँ पर सामाजिक संजाल ने उस लाशों को उठाकर पशुपति घाट में पहुंचाया है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा सारा तैयारी है। अभी मधेश की अवस्था यह है कि क्वारंटाइन की अवस्था नहीं है, स्कूल में इसकी व्यवस्था की जा रही है। लोग त्रसित हैं, डरे हुए हैं, जिसे बीमारी नहीं था उसे भी फीवर आ रहा है। सरकार की क्या तैयारियां हैं? ये हमारा देश तो बड़ा नमूना बन रहा है। मरने के बाद कोरोना का साबित होना, ये तो पहला देश नेपाल है। पहले मर जाना, इसके बाद वो कोरोना में पॉजिटिव साबित होना, ये विश्व के इतिहास में नंबर 1 हमारा देश नेपाल है। ये प्रमाणित हो गया। सभामुख महोदय, आज स्वास्थ्य की बात हम किए हैं इस दस्तावेज में, वो पुरानी ढर्रे 200 सीट की बेड, 100 सीट, गांव में 15 सीट, वो सीट। सबसे पहले अभी की अवस्था आईसीयू और वेंटिलेटर की अवस्था है, जो हर एक प्रदेश में 100-200 होना चाहिए। वहाँ एक टेकू में सिर्फ है और इलाजें नहीं हो रही हैं। कल बांके में जो युवा मरा है उसे क्वारंटाइन में कोई इलाज, एक सीटामोल तक नहीं दिया गया है। मरने के बाद पता चला जो वो कोरोना से मर गया। ये ऐसा त्रसित अवस्था में हम इस दस्तावेज को कह रहे हैं, बहुत अच्छी दस्तावेज है, 63 पेज का। मैंने कल तकिया के नीचे लेके सोई कि कहीं इसी में तो समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली है, तो इसे लेके ही सो जाती हूँ। पर सपना में सिर्फ दरिद्र नेपाल और दुखी नेपाली का ही सपना में रात भर देखी। ये दस्तावेज का ऐसा ये ढर्रा बनाया हुआ पुरानी। मैं कहना चाहती हूँ, ये देश का बजट रेमिटेंस पर चल रहा है।
आज 40 लाख लोग विदेश में हैं भारत छोड़ के, और ILO का रिपोर्ट है कि हर एक 5 में 3 लोगों को बेरोजगारी होने की संभावनाएं हैं। वे सारे लोग हमारे नेपाल में आएंगे, उनकी रोजगारी और व्यवस्थापन किस तरह से हम कर रहे हैं? हमारी व्यवस्थापन क्या है? हमने यहाँ अपनी माटो बनाओ, अपनी चीनो बनाओ और उसको डिग्री वालों को वो शिक्षक में लगाओ। क्या आपके पास तथ्यांक है? हमारे सरकार के पास तथ्यांक है? कितने लोग हमारे मास्टर डिग्री करके इस देश में बैठे हैं? वो तथ्यांक नहीं है सभामुख महोदय। ये खोखली नारा देने से समृद्ध नेपाल नहीं बन सकता। इसीलिए स्वास्थ्य के नाम पर अभी कोरोना को मद्देनजर रख के आगे बढ़ने की आवश्यकता थी, जो कि इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि की बात करते हैं सभामुख महोदय। कृषि में आप कुल IDP 65% कृषि का योगदान है, लेकिन कृषक मृत्यु सैया में छटपटाए देखी जाती है। कभी उक्खू के खेती में, कभी धान की खेती में। इस नीति कार्यक्रम में वेदर वेस बीमा की बात क्यों नहीं की गई, जिसे वो कभी वर्षा में, कभी बाढ़ में, कभी भूकंप में वो खेती नहीं हो पाती है, उसकी बात इस नीति कार्यक्रम में क्यों नहीं की गई? उनकी बाजार व्यवस्था की बात क्यों नहीं की गई? उसकी आधुनिकीकरण की, मशीनरी की बात क्यों नहीं की गई? जिस मशीन से धान रोपा जाए, काटा जाए, उसे ऋण में उपलब्ध करके उसे किसान को उपलब्ध बनाया जाए करके इसमें क्यों नहीं की गई? किसान अब आने वाला वैकल्पिक विकल्प हमारा किसान ही है। कृषि पर निर्भर होंगे जो विदेश के लोग आएंगे। यदि कृषि को उत्तम खेती की तरफ नहीं बढ़ाया गया तो हमारी अवस्था समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाल ही नहीं, मुझे वो दिन देखना पड़ेगा दरिद्र नेपाल और दुखी नेपाली का नारा कहीं लेके कटोरा में न घूमना पड़े। इसीलिए इस पर हमें लग रहा है कि ध्यान देना जरूरी है सभामुख महोदय। उसी तरह शिक्षा, आज शिक्षा के मामला में उन्नत शिक्षा की बात कर रहे हैं। जिस देश में एजुकेशन न हो, वो देश समृद्ध हो ही नहीं सकता। शिक्षा के मामला में आप पूरे बजट की 10% लगाते हैं शिक्षा में, उस 10% में 80% आपका ट्रेनिंग भत्ता, स्कूल बिल्डिंग में सिर्फ 20% बच्चों पर लगाई जाती है। उस देश का शिक्षा का उन्नति कैसे होगा? वो वृद्धि कैसे होगी? और खास करके आज कोरोना के टाइम में बच्चों की पढ़ाई जो तहस नहस हो रही है, ऑनलाइन की बात की है नीति कार्यक्रम में। गांव में ऑनलाइन में बच्चे पढ़ पाएंगे? उस गांव और झोपड़ी की बात की गई है कि जिस झोपड़ी पर आप बात किए हैं जो घर बनाएंगे, वहां पर ऑनलाइन नहीं बनने के बाद बच्चों की पढ़ाई कितने वर्ष पीछे जाएगी? इसकी बात नीति कार्यक्रम में की है? ये नीति कार्यक्रम इसका बात नहीं किया गया सभामुख महोदय। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये नीति कार्यक्रम पहले जैसा 15.5 खरब की बजट आई थी, उसमें 10 खरब रेमिटेंस आया था अपने देश में, आया था, अब आएगा नहीं, अभी आ रहा है। 10 खरब सिर्फ रेमिटेंस था। तो इस देश की आर्थिक स्थिति जो डगमगा रही है, उसके बारे में हमारा सोचना क्या है? विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगाने की अवस्था में हमारा कौन देश मुझे योगदान देगा? विश्व बैंक भी मांगे अनुसार का ऋण अब नहीं दे सकता, तो हम देश को कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं? यहाँ नीति कार्यक्रम 15-20 पन्ना का काफी था। आपने क्या किया है, सरकार ने क्या की है, वो सोते लिखते वक्त भूल गया जो ये देश संहिता में जा चुका है, ये देश स्थानीयता में जा चुका है। उन्होंने देखा यही मेरे हाथ में कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जो करूंगा वही होगा। ये देश संहिता में जा चुकी है। इसका 3 हिस्से में होनी चाहिए थी सभामुख महोदय। 1 मिनट मात्र सभामुख महोदय। और प्रदेश की बजट प्रदेश के अनुसार होना चाहिए था, स्थानीयता का स्थानीयता में होना चाहिए था। ये सारे चीज को अपने अंदर ले लिया गया है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये संहिता को दरार में पाड़ने की बातें की गई हैं। इसीलिए मैं सभामुख मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि ये अभी 4 बुंदों पर ध्यान दिया जाए: स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और भ्रष्टाचार। जब तक देश में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगी, वो देश उन्नति नहीं हो सकता। सून कांड, ललिता कांड, सारा कांड, ओमनी कांड, ये छोटी छोटी मछलियां को पकड़ के सुखटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी मछली को पकड़ा जाए, ये देश समृद्ध बन जाएगा। और बड़ी मछलियां ये काठमांडू के भीतर घूमती है, उसे पकड़ा जाए।